बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 25 अगस्त और पाकिस्तान में पीर की शाम। आज की अहम तरीन खबरों में सबसे पहले राणा सनाउल्लाह का डेरा, मुल्की सलामती का मसला करार। जी हाँ, फैसलाबाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडरान और वर्कर्स टोटल 75 लोगों को 10-10 साल और 3-3 साल की सजाएं सुनाई गई हैं और वजह बनी है मुल्की सलामती। लेकिन मुल्की सलामती का कौन सा ऐसा मरकज था जिस पर हमला हुआ था? इल्ज़ाम यह लगाया गया कि 109 लोगों ने राणा सनाउल्लाह के डेरे पर हमला किया था। ये FIR काटी गई थी। 109 लोगों में से 34 लोगों को आज बाइज्जत बरी कर दिया गया। उन्हें यह समझा गया कि वो मासूम हैं और 75 लोगों को सजाएं सुना दी गई। सजाएं सुनाने में जो पेश हमारे लीडरान हैं उनमें उमर अयूब, शिबली फराज, जरताज गुल, राय हसन नवाज, शेख राशिद शफीक, फरा आगा, कमल शौजब, इस्माइल सीला जो MP है वहाँ से, शाहिद जावेद MPA समेत तहरीक इंसाफ के कोई 59 रहनुमाओं को 10-10 साल कैद की सज़ा और बाकी कोई तकरीबन 16 को 3 साल कैद की सज़ा वर्कर्स को सुनाई गई है। इस तरह से टोटल 75 लोगों को यहाँ पर सज़ा सुनाई गई है। 109 में से 34 को यहाँ से फारिग किया गया है। उसके बाद यहाँ से फवाद चौधरी, जरताज गुल, शिबली फराज, अहमद चट्ठा, शेख राशिद शफीक और भी बहुत सारे, सबको पता है कि वो यहाँ पर मौजूद नहीं थे, लेकिन उनको भी 10-10 साल की कैद सुनाई गई है। फवाद चौधरी लकी निकले कि उनके वकला ने भी उन्हें रिप्रेजेंट किया और उनकी जान छूटी है। अब जो दूसरे लोग हैं वो भी बिल्कुल उसी तरह से जैसे फवाद साहब वहाँ मौजूद नहीं थे। ये जितने मैंने नाम लिए मौजूद का मतलब है कि इनका ये शहरी नहीं है, ये वहाँ मौजूद हो ही नहीं सकते थे। लेकिन बहरहाल सबको 10-10 साल की सज़ा सुनाई गई है। आजकल 10 साल का सीज़न चल रहा है क्योंकि फील्ड मार्शल साहब कम से कम 10 साल आगे रहना चाहते हैं, तो 10 साल का आजकल पहाड़ा है। जो भी चीज़ होती है वो 10 साल के अंदर फिट कर दी जाती है, तो सज़ाएं भी आजकल 10 साल देने का जो है वो मामला चल रहा है। खैर, ये पहला काम नहीं है। आपको पता है कि इससे पहले फैसलाबाद में भी ISI के दफ्तर के सामने एक खुद साख्ता मुकदमा बना के जिसमें मुझे भी रखा गया था। हालांकि उस दिन मैं अमेरिका में था, उससे कोई 20 दिन पहले से अमेरिका में था, लेकिन मुकदमा बल्कि 25 दिन पहले से मुकदमे में ये लिखा गया था कि मैंने भी जो पत्थर मार के वहाँ पर शीशे तोड़े थे और हमला किया था और लोगों को जख्मी किया था। तो इसी तरह के ये सारे झूठे केसेस बनाए हुए हैं, तो उसमें भी लोगों को सजाएं सुनाई गई थी। ये अब फैसलाबाद में इस FIR में ये सजाएं सुनाई गई हैं। अभी और भी रावलपिंडी में GHQ से रिलेटेड केसेस बनाए हुए हैं। लेकिन ये ध्यान में रखिए कि इन तमाम केसेस की जो CCTV फुटेज है वो चोरी कर ली गई थी। कोई इररिफ्यूटेबल एविडेंस नहीं दी गई। जजेस को जो मेजर साहब या कर्नल साहब फैसला लिख कर देते हैं वो फैसला सुना देते हैं। तो ये तो आज का हुआ इशू। इसमें 2 MPAs नए शामिल किए गए हैं, बाकी तो लीडरशिप बहुत सारी पहले ही सजाएं ले चुकी है। 2 नए MPAs जो हैं उनको सजाएं दी गई हैं। सीला साहब और दूसरे जो मैंने बताए MPA फैसलाबाद से, उन दोनों को ये जो सजाएं दी गई हैं, इसके बाद जाहिर है शाहिद जावेद उनका नाम है और इस्माइल सीला, ये अब इनको भी नाअहल करेंगे, इनकी सीटें भी खाली करेंगे। इनके ऊपर भी फिर शैम किस्म का इलेक्शन होगा और उसके बाद जो नून लीग है उसको अददी बरतरी फॉर्म 47 के ऊपर मजीद फ्राहम की जाएगी ताकि कोई ना कोई जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो और आइनी तरमीम के बाद फील्ड मार्शल साहब का आगे 10 साल जो उनका मनसूबा है उसको इम्प्लीमेंट करने में उन्हें आसानी हो। आज के व्लॉग में जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं, वो ये है जो आप कल परसों से इशू सुन रहे हैं, बल्कि कई दिनों से, कि हमें ज़मीनी इलेक्शन लड़ना चाहिए या नहीं लड़ना चाहिए। इसके बहुत सारे लोगों के जहनों में सवाल हैं, उन सवालों के जवाब भी देते हैं। डिफरेंट जो सिनारियोज़ हैं वो भी आपके सामने डिस्कस करते हैं। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है वो भी आपके सामने डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले इलेक्शन में हिस्सा, ज़मीनी इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहिए कि नहीं। खान साहब ने सबसे पहले जेल में से एक पैगाम भेजा कि जो भी ऐसी सीटें जहाँ पर इस तरीके से जाली मुकदमों में हमारे उम्मीदवारों को जाली सजाएं दी जा रही हैं, क्योंकि वो जाहिर है मकसदी सीटें छीनना है और इसीलिए उन्हें जाली मुकदमों के अंदर फंसाकर जाली तरीके से सज़ा दी जा रही है। तो अगर आप ज़मीनी इलेक्शन लड़ेंगे तो सबसे पहले तो आप इस सारे प्रोसेस को मानेंगे, ये जो जाली आपको सजाएं दी जा रही हैं। तो जब ये हो ही गलत रहा है तो हम उन सीटों को खाली क्यों माने, उन पर हम इलेक्शन ही क्यों लड़ें। इसलिए उन्होंने ये कहा कि ऐसी तमाम सीटें जहां पर हमारे लोगों को जाली तरीके से सजाएं देकर वहां ज़मीनी इलेक्शन करवाया जाए, हम इन प्रोटेस्ट उन इलेक्शंस में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, ये उन्होंने पैगाम भेजा। उसके बाद पॉलिटिकल कमेटी या सीनियर लीडरशिप में डिबेट हुई। वापस उन्हें अली बुखारी साहब मिलने गए तो उनके हाथ पैगाम भेजा गया कि बहुत सारे जो अकाबरीन हैं वो समझते हैं कि सियासी स्पेस खाली नहीं छोड़नी चाहिए, इलेक्शन लड़ना चाहिए। उसके बाद अली बुखारी साहब ने आकर बताया कि वो कहते हैं कि ठीक है, फिर पॉलिटिकल कमेटी आपस में डिस्कस करके इसका फैसला कर ले। कुछ लोग ये भी कहते हैं, मेरी अली बुखारी साहब से डायरेक्टली इस पर बात नहीं हो सकी, लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं कि उन्होंने, खान साहब ने ये कहा कि KP की हद तक आप इलेक्शन लड़ लें डिस्कस करके पॉलिटिकल कमेटी में, लेकिन पंजाब जो है उसको रहने दें। बहरहाल ये 2 राय हैं। ज़्यादातर दोस्त ये कहते हैं कि अली बुखारी साहब को उन्होंने कहा कि आप डिबेट करके अगर इलेक्शन लड़ना चाहते हैं तो लड़ लें। अब इस पर डिबेट कर लेते हैं कि लड़ना चाहिए या नहीं। फिर जो भी पार्टी फैसला करेगी वो तो जाहिर है सबके ऊपर ही लाजम होता है, मानना होता है। लेकिन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू इसमें बहुत क्लियर है। आपको याद होगा सबसे पहले मैंने ये पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने 28 जून को ये रखा था
28 जून को जिस दिन मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से एक जाली झूठे केस के अंदर या फैसले के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने छीनी थी, उस दिन मैंने कहा था कि अब तहरीक इंसाफ को इस सिस्टम को लिजिटिमेसी नहीं देनी चाहिए, किसी इलेक्शन का किसी फोरम का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। मैं पहले भी आपको अपना वो टुकड़ा सुनवा चुका हूं, तो आपको वो याद होगा कि हमने 28 जून 2025 को ये बताया था। जाहिर है उसके को 15-20 दिन के बाद या महीने के बाद खान साहब ने भी जेल से वही अहकामात सादर फरमाए कि हमें ज़िमनी इलेक्शन नहीं लड़ना। अब जिन दोस्तों की राय है कि लड़ना चाहिए, उनका ख्याल ये है कि सियासत में जगह खाली नहीं छोड़नी चाहिए। बात बिल्कुल ठीक है। ज़्यादातर जो जमातें होती हैं जब वो इंतखाबात का बाइकआउट करती हैं तो माजी में हमने देखा बाद में पछताना पड़ता है, उनके सियासत में मैदान से बाहर नहीं रहना चाहिए। लेकिन सबसे पहले हमें अपने आप से सवाल पूछना है कि क्या पाकिस्तान में ये सब कुछ पहले कभी हुआ है? क्या ये अमूमी सिचुएशन है? नंबर 1 जवाब है नहीं। दूसरा, क्या ये सियासत हो रही है? क्या आप इलेक्शन नून लीग के खिलाफ लड़ने जा रहे हैं, या क्या आप इलेक्शन किसी डिक्टेटर और आमिर के खिलाफ लड़ना चाह रहे हैं? जवाब है नहीं, क्योंकि डिक्टेटर और आमिर भी ये सब कुछ नहीं करते थे जो आजकल हो रहा है। जिस तरीके से कागजात छीने जाते हैं, अगवा किया जाता है, अगवा बराए बयान, खवातीन, बच्चे, बुजुर्ग सब उठा लिए जाते हैं, कागजात नामजदगी छीन लिए जाते हैं, सब कुछ किया जाता है। ये आमिर भी नहीं करते रहे, आप सबके सामने रहा है वो सब कुछ। आप जो बुजुर्ग हैं उन्होंने वो इलेक्शन देख रखे हैं। तो जब सिचुएशन ही अमूमी नहीं है, जब सियासत ही नहीं है, तो सियासत में खाली जगह कौन सी छोड़नी? ये सियासत ही नहीं है। अच्छा, अब अगला सवाल अपने आप से पूछते हैं कि चलें खाली जगह नहीं छोड़ी, आपने इलेक्शन लड़ लिया। अब आपको इलेक्शन लड़ने में ये तो पता है जो आपके साथ सलूक किया जाना है, जिस तरीके से आपके वर्कर्स के ऊपर और मुकदमे बनने हैं, आपको हरा भी दिया जाना है, फॉर्म 47 के तहत उनको जितवा दिया जाना है, इनको लिजिटिमेसी मिल जानी। लिजिटिमेसी कैसे कि जब इलेक्शन लड़ा जाता है, ज़ाहिर एक पार्टी अमूमी तौर पर अपोजिशन जो होती है वो कहती है धांधली हुई है और धांधली का इल्ज़ाम लगाया जाता है, तो अमूमी तौर पर पाकिस्तान में एक तासर है कि जी ये तो धांधली का इल्ज़ाम हमेशा हारने वाला यही कहता है। बैरून मुल्क भी यही तासर है। यूरोप में, अमेरिका में यही सोचा जाता है कि ये जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, बल्कि अब तो ट्रंप ने ये रिवाज अमेरिका में भी डाल दिया है कि हारने वाला कभी नहीं मानता। इलेक्शन हुआ है, एक जीता एक हारा है, इलेक्शन हो गया, इलेक्शन लड़ा है, एक जीत गया एक हार गया, तो अमूमी तौर पर एक खामोश एक्सेप्टेंस होती है इलेक्शन को। लेकिन अगर कोई बाइकआउट कर दे कि इलेक्शन ही नहीं लड़ना, ये इलेक्शन ही नहीं है, ये सब धांधली है, ये सब झूठ है, तो फिर वेस्ट को भी सोचना पड़ता है कि अगर कोई इलेक्शन में हिस्सा ही नहीं ले रहा, वो उसको इतना धांधली ज़्यादा समझ रहे हैं, तो फिर ये वाकई धांधली ज़्यादा है। तो बैरूनी दुनिया, अक़वाम मुत्तहिदा, वॉच डॉग्स, इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स, सबके सामने जो हमारे जनरल साहबान हैं उनको लिजिटिमेसी दरकार है। उन्हें यह दरकार है कि इलेक्शन अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लड़ेगी, इसकी एक और मिसाल भी ले लें। जब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह फैसला नहीं किया था या हल्की फुल्की हवा नहीं निकली थी कि लड़ना है कि नहीं लड़ना, तो जितने भी उम्मीदवारान थे, बच्चर साहब हों, दूसरे लोग हों, उनकी जो अपीलें थी नाअहल होने की, वो अदालतों में लटक रही थी और उनके हलकों का शेड्यूल जो है वो जारी नहीं हो रहा था। जिस दिन तहरीक इंसाफ की तरफ से हल्की सी हवा निकली कि शायद हम इलेक्शन लड़ लें, फटाफट उन्होंने इलेक्शन का शेड्यूल जारी किया और उनकी जो अपीलें थी मुस्तरद करके उन्हें पक्का उन सीटों से नाअहल करके सीटें खाली कर दी, क्योंकि बगैर पीटीआई के उनको भी पता है कि इलेक्शन अगर हम लड़ेंगे तो उस इलेक्शन का कोई फायदा नहीं होगा। ये मैं जनरल साहबान की बात कर रहा हूँ कि फिर तो वैसे ही सर्टिफिकेट इशू करते हैं ना कि फलाना जो है वो एमपी है, फलाना एमएनए है, तो अगर पीटीआई नहीं होगी तो एक किस्म का ये सर्टिफिकेट होगा, ना आवाम का जोशो खरोश होगा, ना पार्टिसिपेशन होगी, रजिस्टर्ड ही नहीं होगा कहीं पर कि ये इलेक्शन हुआ है। सब वादे तौर पर कहेंगे कि तहरीक इंसाफ से सीटें छीन कर अपने लोगों को नॉमिनेट करके असम्बलियों में भिजवा दिया। तो ये तो हो गया, अगर हम इलेक्शन लड़ते हैं तो उसमें हमें क्या इन्होंने देना है, मीन लिजिटिमेसी हम लूज करेंगे पूरी दुनिया के अंदर, इनको ये पेश करेंगे कि जी इलेक्शन हुआ, 20,000 वोटों से नून लीग जीत गई, पीटीआई हार गई, पूरी दुनिया कहेगी कि हाँ इलेक्शन हुआ, धांधली हुई होगी थोड़ी बहुत, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में होती है, जीतने वाला कहता है मैं जीत गया, हारने वाला कहता है, तो एक अमूमी पैराए में आ जाएंगे। आप बाइकआउट कर देते हैं, आप बाहर निकल के खड़े। अच्छा, आप दोबारा बात वही आ गई कि सियासत में तो बाइकआउट नहीं करते, सियासत में मैदान खाली नहीं छोड़ते। क्यों खाली नहीं छोड़ते? क्योंकि आपका कोई मकसद होता है ना, आपने कुछ हासिल करना होता है, इसलिए आप खाली नहीं छोड़ते। तो आप अगली बात करते हैं कि इसमें से हासिल क्या हो सकता है। अब ये 8, 10, 15 सीटें अगर तहरीक इंसाफ जीत जाती है तो क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क पड़ेगा? अपने आप से पूछिए। 8 एमपी हमारे ज्यादा हो या कम हो पंजाब असेंबली में, कोई फर्क पड़ेगा? 8 एमएनए हमारे कौमी असेंबली में ज्यादा हो या कम हो, फर्क पड़ेगा? क्या हम कोई आईनी तरमीम रखवा सकते हैं? जवाब है नहीं। अगर उन्होंने आपसे ये करना तो मजीद आपके एमपीए जो है केस बना के नाअहल करवा देंगे, वहां से फॉर्म 47 पे जितवा के ले आएंगे, यहां से फॉर्म 47 पे लोगों को जितवा के लेके आएंगे। तो आप जो भी फील्ड मार्शल ने ये सोच रखा है कि मैंने असेंबली के इन नंबर्स के साथ ये करना है, वो भले अगवा बराए बयान के तौर पर कोई हमारे एमएनए एमपीएस उठा के उनसे वोट ले ले, या वो उनको नाअहल करवा के इलेक्शन करवा के फॉर्म 47 पर उन्हें जितवा के ले आए, वो नंबर उन्होंने पूरा कर लेना है। तो हमारे नंबर ज्यादा हों 5, 8, 10 या कम हो, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हम अगर इलेक्शन लड़ते हैं उन्हें लेजिटिमेसी मिलती है, हम अगर जीत जाते हैं तो हम क्या नया प्रूव करेंगे? 8 फरवरी को हमने पूरा मुल्क जीता हुआ है, सबको पता है कि 90% अवाम इमरान खान के साथ है। तो क्या दोबारा प्रूव करने से कि अवाम आज भी हमारे साथ है हमें कोई फायदा है? नहीं। तो जीतने की सूरत में हमें तो फायदा नहीं है, हारने की सूरत में क्या हमें कोई अनोखा नुकसान है?
जी, ये नुकसान है कि उन्हें लेजिटिमेसी मिल जाएगी। वो कहेंगे कि रेगुलर इलेक्शन हुआ और ये सारा जो सजाएं देके सीटें खाली करवाने का अमल है, इसमें एक किस्म की हमारी पार्टिसिपेशन हो जाएगी। अब आगे चलते हैं। आगे कुछ लोग सवाल करते हैं कि अगर गिल साहब आपका ये पॉइंट ऑफ व्यू है, तो फिर कल को अगर जनरल इलेक्शन कल कॉल हो जाए पूरे मुल्क में, तो क्या फिर भी आप उसका बाइकआउट करेंगे? नहीं। रात को होने वाली जंग की स्ट्रेटजी डिफरेंट होती है, दिन को होने वाली जंग की स्ट्रेटजी डिफरेंट होती है। इसी तरह एक झड़प जो उसकी स्ट्रेटजी डिफरेंट होती है, एक फुल फ्लैश जंग की स्ट्रेटजी डिफरेंट होती है। घर में होने वाली लड़ाई की स्ट्रेटजी डिफरेंट होती है, बाहर में होने वाली लड़ाई की स्ट्रेटजी डिफरेंट, कानूनी की डिफरेंट, और जो दूबदू लड़ाई है उसकी स्ट्रेटजी डिफरेंट होती है। इसी तरह से अगर आज जनरल इलेक्शन हो इन्हीं हालात के अंदर, तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू होगा कि इलेक्शन लड़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप बड़ी चेंज कर सकते हैं। जैसे 8 फरवरी को आपने नैरेटिव ही छीन लिया फील्ड मार्शल से, उनको फॉर्म 47 जारी करने पड़े, बिल्कुल खुल के सामने आना पड़ा, क्योंकि आपने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि असल में कौन जीता था। इन 8 सीटों में क्या आपको नैरेटिव शेप कर सकते हैं? नहीं। इसलिए जनरल इलेक्शन की जो स्ट्रेटजी होगी वो डिफरेंट होगी। इस छोटी सी झड़प की जो स्ट्रेटजी है वो डिफरेंट है, क्योंकि इसको जीतने या हारने से हमें फायदा नहीं है, लेकिन हारने से हमें नुकसान जरूर है, और इस इलेक्शन में जाने से हमें नुकसान जरूर है। अब अगला सवाल है कि केपी में इलेक्शन लड़ने की आप बात कर रहे हैं कि केपी में लड़ लेना चाहिए, पंजाब में नहीं लड़ना चाहिए। ये क्या, ये भी दोहरा स्टैंडर्ड है? नहीं, ऐसा नहीं है। इलेक्शन क्यों नहीं लड़ रहे? सबसे पहली बात यह है कि इलेक्शन क्यों नहीं लड़ रहे? 2 वजूहत। एक तो हमारे लोगों की गलत सीटें खाली करवाई जा रही हैं, और ऑन टॉप ऑफ दैट हमें यह पता है कि खाली करवा के धांधली करके वहां से लोगों को जितवाया जाना है और वो सीटें फिल करके हमें फारिग किया जाना। अब पहली बात तो अभी तक केपी के किसी भी हमारे मेंबर को अल्लाह का शुक्र है नाअहल नहीं करार दिया गया। वहां कोई ऐसी सीट अभी तक खाली नहीं हुई, वहां कोई ऐसा ज़िमनी इलेक्शन नहीं है। तो जब वो आएगा मरहला तब उसका फैसला करेंगे, पहली बात। दूसरी बात, आप अज्यूम कर लीजिए कि वो मरहला आ भी जाता है, तब भी केपी में उस तरीके से धांधली करने के इनके पास चांसेस नहीं है। पहले भी आप देख चुके हैं। इसीलिए केपी में हमारी हुकूमत है, क्योंकि वहां पर जो ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी है, और उसके अलावा जो हमारे जनरल साहबान है, उन्हें सूट नहीं करता कि वहां तहरीक इंसाफ इक़्तिदार से बाहर हो। हालात इनके हाथ से इतने बाहर हो जाएंगे कि केपी पहले ही करीब करीब है, लेकिन मुकम्मल बलूचिस्तान बन जाएगा। इनसे संभाले नहीं संभलेगा। वरना आपको लगता है कि ये कोई हुब्बे अली में ये सब कुछ कर रहे हैं? अगर ये कर सकते हुए तो ये तहरीक इंसाफ की हुकूमत को तो पहले 15 दिन में फारिग, बल्कि बनने ही ना देते। बनने देते तो पहले महीने के अंदर फॉरवर्ड ब्लॉक बना के कुछ और करके फारिग कर देते। ये उस सूबे में अफोर्ड नहीं कर सकते। उस सूबे में ये इमरान खान से हुकूमत छीनना अफोर्ड नहीं कर सकते। यही वजह है कि केपी में अभी तक किसी बंदे को इन्होंने नाअहल करार नहीं दिया। और मेरा तज्जिया यह है कि वहां बड़े लेवल पर कोई ऐसा काम अभी आने वाले दिनों में मुझे होता भी नजर नहीं आ रहा। मेरा तज्जिया है, गलत भी हो सकता है, लेकिन जब होगा तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि वहां इलेक्शन लड़ना चाहिए। वहां पर धांधली करना कम है, और वहां हारने जीतने में हमें फर्क पड़ता है। वहां हमारी हुकूमत है, अगर हम जीतते हैं तो हम अपनी हुकूमत को रिटेन कर पाते हैं। अगर हम हारते हैं तो जाहिर है नुकसान है वहां पर, लेकिन जीतने की सूरत में हमारे हाथ में कुछ आता है। पंजाब में और इवन केपी में जो एमएनएस की सीटें हैं, उनको भी लड़ने का कोई खास फर्क, क्योंकि इस वक्त जो केपी में सीटें खाली हुई हैं वो एमएनए की, जैसे उमर अयूब साहब की है या शिबली फराज साहब की सेनेट की है, उसमें भी हमें उस तरह से फर्क नहीं पड़ता कि हम जीतें या हारें, क्योंकि नेशनल असम्बली में अददी नंबर से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रोविंशियल असम्बली केपी में हमारी को सीट खाली होती है, उसका फर्क पड़ता है। वो अभी तक नहीं हुई। हमारे किसी एमपीए को अभी तक नाअहल करार नहीं दिया। इसलिए केपी में जब भी एमपीएस का इलेक्शन हो तो वो हमें लड़ना चाहिए। एमएनए, सेनेटर, इन इलेक्शंस में हम जाएं ना जाएं, हमारी पार्टी पर, हमारी जद्दोजहद पर इस वक्त कोई फर्क नहीं पड़ता। जाने से लेजिटिमेसी हम खोते हैं, ये जरूर फर्क पड़ता है। तो मैंने आपके तकरीबन सारे जो आपके जहनों में सवालात हैं कि सियासत में खाली जगह नहीं छोड़नी चाहिए, वो आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। अगर हम जीतेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये एक्सप्लेन करने की कोशिश की। हारेंगे तो क्या मिलेगा, इलेक्शन में जाने से हम क्या लूज करेंगे, क्या इस सारी एक्सरसाइज से हमारी सेहत पे कोई फर्क पड़ता है। केपी में क्यों लड़ेंगे और पंजाब में क्यों नहीं लड़ेंगे? केपी में मैं सिर्फ प्रोविंशियल असम्बली एमपीएस की सीटों की हद तक बात कर रहा हूं। लड़ेंगे तो जाहिर है, जीतेंगे तो हमारी हुकूमत रिटेन होगी, फायदा है ना। तो चलेंगे, बैट खेलने में बंदा ये रिस्क लेता है फॉर्म 47 का, लेकिन चलें आगे, कोई फायदा नुकसान तो है। पंजाब में और फेडरल में तो वो भी नहीं है, तो फिर आप उन्हें लेजिटिमेसी क्यों देंगे? और आखिरी बात जो मैंने आपके सामने की है, सिर्फ मैं समराइज कर दूं, और वो आखिरी बात ये की है कि अगर हम इनको ये लेजिटिमेसी नहीं देते तो इंटरनेशनल जो दुनिया है वो भी इनसे सवालात पूछेगी कि आप ये सब कुछ क्या कर रहे हैं। और अगर आज के हालात में जनरल इलेक्शन होता है तो हमें जरूर लड़ना चाहिए, क्योंकि वहां हम पिक्चर एट लार्ज हम कुछ हासिल कर सकते हैं, हम कुछ दिखा सकते हैं इन चंद सीटों पर। तो वो भी खास हम कुछ ऐसा बोर्ड के ऊपर प्रेजेंट नहीं कर सकते। तो ये तो आपके जहनों में वो जो सवालात हैं। अब आगे चलते हैं। आगे जनरल साहबान ने यह फैसला किया है कि इमरान खान का मसला अब माफी के बगैर भी हल हो सकता है। जी हाँ, आपने देखा होगा कि शुरू में माफी मांगी जा रही थी, हार्ड स्टॉप वाली माफी थी। इमरान खान माफी मांगे, वो अपने गुनाहों को तस्लीम करे, वो ये करे, वो करे। असद तूर ने यह कहा कि अब जनरल साहबान ने यह फैसला किया है कि इमरान खान से माफी का मुतालबा ना किया जाए, क्योंकि जब जब इमरान खान से माफी का मुतालबा करते हैं वो आगे से बेइज्जत करते हैं। वो आगे से बेइज्जत का मतलब कोई बुरे तरीके से नहीं, एक्सपोज करते हैं, कहने का मतलब है वो आगे से एक्सपोज कर देते हैं। सारी चोरी जो 9 मई की हुई है वो कौम के सामने रख देते हैं। असद तूर का यह तज्जिया दुरुस्त है। यही वजह है कि अब माफी से डिपार्चर कर लिया है। अंसार अब्बासी साहब लिखते हैं कि इमरान खान की मुश्किलात में कमी माफी मांगे बगैर भी मुमकिन है।
खान साहब को सिर्फ अपनी हिकमत अमली बदलना होगी। फौज के खिलाफ ना खुद कोई बात करें, ना ही अपने किसी भगौड़े या सोशल मीडिया को ऐसा करने दें। मुझे यकीन है कि इससे खान साहब और तहरीक इंसाफ की मुश्किलात कम होंगी। तारीख शाहिद है कि चंद एक मिसालों को छोड़कर सियासतदानों के खिलाफ मुकदमात खत्म हो ही जाते हैं, ये अंसार अब्बासी ने कहा। तो अब अंसार अब्बासी को आप जनरल साहबान का आप एक माउथपीस ही कहें, टाउट हैं, बहुत ही मीडियम लेवल के टाउट है, ना आला दर्जे के हैं ना निचले दर्जे के, मीडियम लेवल के टाउट है। और जब ये कोई बात कहते हैं तो ये टेबल स्टोरी होती है, ये जनरल साहबान के कहने पर ये शख्स करता है। बहुत ही माजर के साथ बेशर्माना किस्म की सहाफत करते हैं, कोई असूल ज़ाब्ते कोई चीज़ नहीं है, जो वो लिख के देते हैं ये तोते की तरह बोल देते हैं। लेकिन चले अब क्योंकि ये पैगाम उनकी तरफ से आया है कि इमरान खान की मुश्किलात में कमी माफ़ी मांगे बगैर भी मुमकिन है, तो अब जनरल साहबान इस बात से तो डिपार्चर कर गए, या दूसरे लफ्ज़ों में जनरल साहबान माफ़ी मांग गए हैं कि हमें इमरान खान से माफ़ी नहीं चाहिए। तो चलें अब जो उन्होंने ऑप्शन दिया उस पर बात कर लेते। उन्होंने कहा कि फौज के खिलाफ बात ना कीजिए। अब फौज जो है, अगर एक जनरल जो है वो कब्जा कर लेता है, जैसे आर्मी चीफ है, और वो घर नहीं जाना चाहता, 3 साल उसकी जो मुद्दत मुलाजमत है, और वो कहता नहीं मैंने 10 साल रहना है, और उसके लिए वो सारी मनूवरिंग करता है, लोगों को जेलों में डालता है, केसेस करता है, सहाफत के ऊपर डाका मारता है, वो अदलिया के ऊपर डाका मारता है, वो सारे इदारे तबाह कर देता है, सिर्फ इसलिए कि आर्मी चीफ कहता है मैंने घर नहीं जाना, जैसे आसिम मुनीर है अभी। तो ये जब आर्मी चीफ पर आप तनकीद करेंगे तो ये आप फौज पर तनकीद कर रहे हैं, ये तो आप फौज की हेल्प कर रहे हैं, क्योंकि फौज के अंदर कितने सारे और काबिल लोग हैं जो ऊपर आना चाहते हैं, जिनका हक मारा जा रहा है। तो ये 1 या 2 या 4 या 6 जनरल्स के ऊपर तनकीद जो है वो कब से फौज के ऊपर तनकीद होगी? ये एक नई मुकद्दस गाय ऊपर बैठे हुए 5-6 जनरल्स ने अपनी बना ली है कि आप उनकी पॉलिसीज के ऊपर तनकीद करें, तो आपने फौज पर तनकीद कर दी, फौज पर तनकीद कर दी, आप गद्दार हो गए। तो बुनियादी तौर पर आप एक फर्द वाहद पर तनकीद करें तो आप गद्दार हो गए। ऐसे तो कायदे आज़म ने भी अपने बारे में इतने हकूक नहीं रखे जितने आर्मी चीफ रखते हैं। तो एक तो ये जो नैरेटिव है, ये जो मंजन है, फौज पर तनकीद, फौज पर तनकीद होगी अगर हम अपने शहीदों को ऑन ना करें। फौज पर तनकीद होगी जब इंडिया के साथ झड़प हुई, आल्दो को उसमें सब कुछ एयरफोर्स ने किया, और बाद में फील्ड मार्शल और उनके साथी जनरल्स ने उसमें से मैक्सिमम जूस निकालने की कोशिश की, और खामखा अपने आप को फील्ड मार्शल भी बनवा लिया और सारे फायदे उसमें से उठाने की कोशिश की। खैर वो नैरेटिव भी फ्लैट हो गया, लोगों को पता है कि वो सारा काम एयरफोर्स ने किया था। हम अपनी एयरफोर्स को ऑन ना करते, हम अपने मुल्क के साथ खड़े ना होते, क्या उस वक्त हमने कोई भी इफेंट बट किया? क्या आप सबने नहीं देखा कि फील्ड मार्शल, बल्कि आप में से कई तनकीद करते थे, मुझ पर करते थे कि ये आप बड़े आजकल मिलिट्री के स्पोक्समैन बन गए एकदम से। वो हमारा कौमी फ़र्ज़ था। वो जिन दिनों में झड़प चल रही थी, हमारी टोन टैनर सब कुछ फ़र्क था, वो ख़त्म हो गई। अब हम वापस जो आपने जमहूरियत पे शब खून मारा है, जो आपने आइन तोड़ा है, ये जब हम इन जनरल्स को एक्सपोज करते हैं तो इन्होंने आइन तोड़ा हुआ है, इनको जेल में होना चाहिए, ना कि आप कहते हैं कि इन पर तनकीद, फौज पर तनकीद। अब आते हैं दूसरी तरफ। अंसार अब्बासी साहब ने कहा है कि फौज के खिलाफ कोई बात ना करे, तो उसका तो जवाब दे दिया कि जनरल, अगर आप कहते हैं कि जनरल्स के खिलाफ भी बात ना करें, और आप किसी भगौड़े जो जाहिर है मुल्क से बाहर हैं और उनके खिलाफ केसेस हैं, भगौड़े मेरे जैसे लोगों को ये कह रहे हैं, या सोशल मीडिया को ऐसा ना करने दें, मैं आपको ऑफर देता हूं, आप क्योंकि उनके टाउट है, मैं आसिम मुनीर का नाम लेना बंद कर देता हूं, अगले 15 दिन में बंद कर दूंगा। आप मुझे अपने ट्वीट में ये जवाब दे दें, क्योंकि आप उनके टाउट हैं, दिन रात आप मैं क्या कहूँ, आप उनके फट्टे के नीचे बैठे होते हैं दिन रात। तो आप उनसे बात करें, उनसे पूछें, मेरा तो जाती किसी से कोई मसला नहीं, आप उनसे पूछें वो इमरान खान को और उनकी बीवी को रिहा करें। सबसे पहले इमरान खान की बीवी और यास्मीन राशिद को रिहा करें अगले 48 घंटे में। मेरा आपसे वादा है कि हम 15 दिन तक उनका नाम नहीं लेंगे खैर सगाली के तौर पर, और उसके बाद आगे चलेंगे। मैं उनकी चलन तारीफें करना शुरू हो जाऊंगा, बुरे मुंह से करूंगा, नजरें झुका के करूंगा, लेकिन चलें वो ये खैर सगाली का जज्बा शो करें कि बुशरा बीबी और यास्मीन राशिद को जेलों से निकाले फौरी तौर पर, और 15 दिन के बाद इमरान खान को भी रिहा करें। हम उनके खिलाफ बात करना बंद कर देंगे। आपकी अकल सठिया गई है, मतलब आपका दिमागी तवाज़न ठीक, वो तो कभी भी ठीक नहीं था, असल में दिमागी तवाज़न तो शायद ठीक है, असल में तो आपका ज़मीर ठीक नहीं, वो बिका हुआ है। आपको लगता है कि ये शौक से सारे लोग तनकीद कर रहे हैं इनके ऊपर, इन्होंने कारनामे ही ऐसे अंजाम दिए, इन्होंने अपनी कारनामे सेट नहीं करने, आपने दूसरों को बताना है कि तनकीद करना छोड़ दें। बहरहाल खबरें और भी थी, सोहेल बड़ाई साहब भी लम्हे पै गए, तरले कर रहे हैं, माफिया मांग रहे हैं, उस सब के पीछे कहानी क्या है सुबह के व्लॉग में। फिलहाल मुझे यहाँ से इजाज़त दीजिए, अल्लाह आपका हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।